नमस्कार। आज हम राणा सांगा के मूल्यांकन करते हैं। राणा सांगा के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में राणा सांगा का एक विशिष्ट स्थान है। जिस समय वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय सैन्य दृष्टि से मेवाड़ की प्रतिष्ठा अपने निम्नतम बिंदु तक पहुंच गई थी। मालवा तथा गुजरात के मुस्लिम शासकों ने और कुछ पड़ोसी राजपूत शासकों ने मेवाड़ के अधीनस्थ क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया था। दिल्ली के लोधी सुल्तान भी मेवाड़ की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। अतः गद्दी पर बैठने के बाद सांगा ने आंतरिक व्यवस्था स्थापित की, मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः अधिकृत किया तथा मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को ही नहीं बल्कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी परास्त किया। महाराणा सांगा एक वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक था। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और उसे पीछे राज्य दे देना सांगा जैसे ही उदार और वीर पुरुष का कार्य था। मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। राणा सांगा का प्रबल शत्रु बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर जो मांडू के सुल्तानों के अधीन थे अपना अधिकार कर लिया, जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे सरदार थे। उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज हिंदुस्तान में जमने न पाता। वास्तव में सांगा अपने समय का सबसे बड़ा प्रतापी राजपूत राजा और मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदूपति था। राजस्थान के अनेक राजा, राव और सामंत उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे। उसने क्षत्रियोचित शौर्य एवं उदारता से समूचे भारत को गौरवान्वित किया। राणा सांगा एक उच्च कोटि का सेनानायक होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ भी था। मालवा गुजरात गठबंधन के बाद जब दोनों मुस्लिम शासकों की सेनाएं संयुक्त होकर सांगा पर आक्रमण करने को तत्पर थी, तब उसने अपनी कूटनीति से मालवा के सुल्तान को वापस लौटाकर गुजरात की सेना को भी वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। इसी प्रकार महमूद खलजी द्वितीय को बंदी बनाकर भी उसे मुक्त कर देना उसकी उदार नीति की चरम सीमा थी। पानीपत के युद्ध में जब अफगान पराजित हो गए तब राणा ने इन अफगानों का सहयोग प्राप्त कर मुगलों के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चा बनाकर उसने कुशल कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। उसका दरबार शरणार्थियों के लिए हमेशा खुला रहता था, चाहे इन शरणार्थियों में राजपूत हो या मुसलमान। उसने सभी को समान रूप से शरण देकर क्षत्रियोचित गुणों का परिचय दिया। सांगा का युग निरंतर युद्धों का युग था, इसलिए उसे सांस्कृतिक गतिविधियों और उसकी अभिवृद्धि की ओर ध्यान देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। फिर भी संघर्षों के इस युग में उसने देश के सम्मान में वृद्धि करने तथा उसकी रक्षा करने का अथक प्रयत्न अवश्य किया। सौभाग्य से जनता का भी उसे पूरा पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। सांगा ने अपने देश के गौरव की रक्षा करने में अपनी एक आंख, एक हाथ तथा एक टांग खो दी। इसके अलावा उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर तलवार के 80 घाव लगे हुए थे। फिर भी वह अंतिम समय तक युद्ध में लड़ता रहा। उसने अपने चरित्र बल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता अधिक महत्व है। उसने हिम्मत और वीरता के आचरण को अपनाकर अपने आप को अमर बनाया। निसंदेह राणा सांगा मानवीय गुणों से युक्त एक महामानव था, किंतु सांगा में कुछ मानवीय कमजोरियां भी थी। विदेशी शत्रु की चाल और युद्ध कौशल के अनुरूप अपनी युद्ध शैली में परिवर्तन करने की उसमें सूझबूझ नहीं थी। सांगा और बाबर के बीच तलवारों और तोपों का युद्ध था। ऐसे युद्ध में उसे जिस युक्ति से काम लेना चाहिए था उस पर उसने विचार नहीं किया। अपनी सफलता में असीम विश्वास के कारण अपनी परंपरागत युद्ध शैली में किसी प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं हुआ।
वह अपने व्यक्तिगत जीवन में राजपूतों के बहुविवाह के दोष से बच नहीं सका। अपने छोटे पुत्रों को रणथंबोर जैसी बड़ी जागीरें देकर मेवाड़ के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया तथा मेवाड़ की शक्ति क्षीण होने लगी। सांगा की इस भयंकर भूल के कारण ही आगे चलकर मेवाड़ गृह युद्ध के विनाशकारी भंवर में फंस गया। ऐसी स्थिति में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ को पदाक्रांत किया। यद्यपि राणा की ये गंभीर राजनीतिक भूलें थी, किंतु इससे इतिहास में राणा का महत्व कम नहीं हो पाता। राणा को हिंदूपत या हिंदूपति भी अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सांगा भारत में के काल तक मुस्लिम शक्ति ने भारत में अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे और उनकी शक्ति इतनी व्यापक होती जा रही थी कि उन्हें भारत से खदेड़ना संभव नहीं था। इस बात में कोई संदेह नहीं कि दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई थी तथा सांगा ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था, किंतु अफगानों का बल अभी तक टूटा नहीं था। दिल्ली सल्तनत के अलावा जौनपुर, बंगाल, उड़ीसा, मालवा, गुजरात, बहमनी आदि के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इसमें से बहुतों के साथ राणा के संघर्ष का प्रश्न नहीं उठता था। जबकि गुजरात और मालवा के साथ उसका संघर्ष हुआ, उसमें उसे निर्णायक सफलता भी मिली, लेकिन उसने इन राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का कभी विचार नहीं किया। वस्तुतः जो शासक दूरस्थ मांडू पर अधिक दिनों तक अपना नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ न होने के कारण सुल्तान महमूद खलजी को बंदी बनाकर भी मुक्त कर दे, वह भारत में हिंदू राज स्थापित करने का स्वप्न देख ही नहीं सकता। अपने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों पर आक्रमण से उसका उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों को जीतकर मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था, न कि भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा जरूर राणा सांगा ने की और धर्म की उन्नति के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहता था, लेकिन राणा सांगा ने भारतीय संस्कृति की परंपरागत विशेषता धार्मिक सहिष्णुता का कठोरता से पालन किया। उसने कभी अपनी मुस्लिम प्रजा पर अत्याचार नहीं किया और ना पड़ोस के मुस्लिम राज्यों में लूटपाट कर मुस्लिम प्रजा को यातनाएं दी। ईडर में सांगा द्वारा एक मस्जिद गिरवा कर मंदिर बनवाने का एक उदाहरण है, लेकिन इस युग में परिस्थितियों को देखते हुए उसे मात्र अपवाद कहा जा सकता है, क्योंकि यदि सांगा में धर्मांधता होती तो खानवा युद्ध में हजारों अफगान और मेवाती राणा का पक्ष लेकर बाबर के विरुद्ध कभी न लड़ते हुए, वह भी तब जबकि बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया था। इससे स्पष्ट है कि सांगा ने हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहित और उसकी उन्नति की, किंतु अन्य धर्मों का उन्मूलन करना या उन्हें क्षति पहुंचाना यह सांगा का कतई उद्देश्य नहीं था। वस्तुतः भारत में मुस्लिम शासकों और अधिकारियों ने हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए थे, जिससे हिंदुओं में घोर निराशा छा गई थी। जब कभी कोई हिंदू शासक शक्ति संपन्न होता दिखाई देता, तब पीड़ित हिंदुओं में आशा की ज्योति प्रज्वलित हो उठती थी। अतः जब सांगा शक्ति संपन्न हुआ तो उसने मालवा, गुजरात और दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों को पराजित कर दिया, तो लाखों करोड़ों हिंदुओं में आशा की एक नई किरण प्रस्फुटित हुई और वे सांगा को हिंदूपत के रूप में देखने लगे। सांगा की बढ़ती हुई शक्ति से हिंदू लोग प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। सांगा ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार अवश्य किया, किंतु सांगा ने विजित प्रदेशों में कभी अपने धार्मिक विश्वासों को अथवा मेवाड़ी कानून या रीति रिवाजों को लादने का प्रयास नहीं किया। अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदू धर्म एवं संस्कृति को आश्रय देने तथा उसकी उन्नति के लिए प्रयास अवश्य किया। संभवतः इसी से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने सांगा को हिंदूपत कहना शुरू कर दिया था, लेकिन इस हिंदूपत में धार्मिक सहिष्णुता का समावेश है। स्पष्ट रूप से हम ये कहें कि राणा सांगा जिस तरह से एक उच्च कोटि का सेनानायक था, एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक कूटनीतिज्ञ था, लेकिन उसके साथ साथ एक उदार मना, एक उदार हृदय व्यक्ति, प्रजा का लालन पालन करने वाला और साथ साथ अन्य सभी धर्मों के साथ में एक सहिष्णुता का व्यवहार करने वाला महाराणा सांगा एक श्रेष्ठ और एक सुयोग्य शासक मेवाड़ में हुआ, और इसी कारण से सांगा का भारत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है।